हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 दिसंबर 2023 का पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ मैं 23 क्वेश्चन तक कवर करवा चुकी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, सो सबसे पहले अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इंटरप्ट प्रोटेक्शन विथ लाइनक्स कर्नल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको लाइनक्स कर्नल मोड को इंटरप्ट से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंटरप्ट सबसे पहले किसको कैसे हैंडल करेंगे हम? यूजर मोड प्रोग्राम को। ठीक है, क्योंकि उसके सबसे कम प्रायोरिटी होती है। ठीक है, सेकंड पे आप किसको हैंडल करोगे? कर्नल सिस्टम सर्विस राउट्स। ठीक है, थर्ड आप किसको हैंडल करोगे? बॉटम हाफ इंटरप्ट हैंडलर्स। ठीक है, और फोर्थ आप टॉप हाफ इंटरप्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यूजर लेवल। ठीक है, सेकेंड आप आ जाएगा कर्नल। ठीक है, फिर बॉटम हाफ और टॉप सबसे नंबर 1। ठीक है, सो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेते। तो देखो, लाइनक्स कर्नल हैंडल करता है डिफरेंट टाइप्स के इंटरप्ट को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लेवल। क्लियर है? तो सबसे पहला आता है यूजर मोड। तो प्रोग्राम दिस आर एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर कंप्यूटर, है ना, डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली। वी नो दैट, क्योंकि अपन हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वी कैन इंटरप्ट बाय सिस्टम कॉल। ठीक है, कर्नल सिस्टम सर्विस राउट्स में क्या होता है? दिस राउट फैसिलिटी द यूजर मोड प्रोग्राम्स बाय प्रोवाइडिंग सिस्टम सर्विसेज, है ना, इसमें हम सिस्टम सर्विसेज देते हैं। इसकी हाई प्रिविलेज होती है, बेटर देन की यूजर मोड। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम हाफ की बात करते हैं। तो बॉटम हाफ में हम क्या करते हैं? मतलब प्रोसेसिंग इंटरप्ट करते हैं, बट नॉट इमीडिएटली। ठीक है, इट इज द लेस क्रिटिकल पार्ट, है ना, थोड़ा कम है किससे? टॉप हाफ से, है ना। नाउ नेक्स्ट आता है टॉप हाफ इंटरप्ट हैंडलर, जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल विद डीलिंग द इंटरप्ट इमीडिएटली, क्योंकि सबसे हाई प्रायोरिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड एल इज इक्वल टू ए स्टार। लेट एक्स ए की पावर एन, बी की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको बताना एल मतलब यूनियन एक्स और एक्स इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब आप एल यूनियन एक्स करोगे, तो देखो मैं आपको इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करवाती हूँ, इसको आपको सॉल्यूशन से ही बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको यूनियन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने माना कि ए हमको दे रखा है, एल हमको दे रखा है। ठीक है, और एक्स आपको ये गिवन है। एल और यूनियन ए, आप कुछ भी इसकी वैल्यू लोगे, है ना, जैसे कि इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं? इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ डीज। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी सबसेट भी आ सकता है, या वी कैन से दैट कि, जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ इसको, कि अगर आप एल की बात करो तो एल मतलब क्या? ए स्टार, यानी कि वो नल भी एक्सेप्ट करेगा, वो ए भी एक्सेप्ट करेगा, वो बी भी एक्सेप्ट करेगा, है ना, और ए बी बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ए बी एंड सो एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, वही यू क्या एक्स क्या बोल रहा है कि ए और बी, मतलब एक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो, अगर हम जब यूनियन करेंगे तो आप जानते हैं यूनियन में क्या आ जाता है? यूनियन में आपको मिलेगा ए स्टार ही मिलेगा, है ना, यानी कि आप नल भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जब इंटरसेक्शन करते हैं ना, तो मिनिमम वाला चीज आती है। तो अगर इंटरसेक्शन करें तो एक्स को प्रायोरिटी मिलती, लेकिन अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो एल को प्रायोरिटी मिल रही है ना। तो इसीलिए ए स्टार, आप जानते हो मतलब हम नल वैल्यूज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं रेगुलर लैंग्वेज में। ठीक है, तो दिस इज रेगुलर। तो एल मतलब एल लैंग्वेज और उसका यूनियन एक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें ए स्टार ही देगा, जो कि रेगुलर होगा। ठीक है, अब एक्स, तो एक्स क्या है? एक्स अपने आप में क्या है? रेगुलर नहीं है, नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जब ए की पावर एन, बी की पावर एन करोगे तो यहाँ पे हमें एक मेमोरी की नीड होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई कि इट इज अ नॉट रेगुलर। अगर वो डिफरेंट होती तो वो रेगुलर लैंग्वेज होती, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए टोटोलॉजी। तो आपको बताना है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ए और बी टोटोलॉजी होगी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, जब आप इसको स्टेप से सॉल्व करोगे तो इसको आपका आंसर आएगा 1, और अगेन आप इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average time required to search storage location in a memory and obtained its contents is called। एवरेज टाइम की बात करते हैं, तो जब आप किसी भी मेमोरी से आप कुछ एक्सेस करना चाहते हो तो उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। मतलब आप उसमें, अगर आप अपने जो डेटा को सर्च कर रहे हो तो वो जो टाइम लगता है, ठीक है, मेमोरी से, कहाँ से? आप मान लो कि ये अपनी मेमोरी है और आप किसी डेटा को यहाँ पर सर्च कर रहे हो, तो जो जितने टाइम हमको लग रहा है ना सर्च करने में, उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
a program that is used by other routes to accomplish a particular task। ठीक है, तो जैसे एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को यूज कर रहा है तो सब रूटीन कहलाता है ना। एक प्रोग्राम के अंदर जब हम दूसरे रूटीन्स को फॉलो करते हैं ना डिफरेंट टाइप के, तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, सब रूटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन लाइनक्स वेयर इज द यूजर पासवर्ड स्टोर। लाइनक्स के अंदर यूजर पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं, तो /etc पासवर्ड में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इन लाइनक्स यूजर पासवर्ड आर नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन दिस, है ना, इसमें एक्चुअली में तो स्टोर नहीं होते, लेकिन etc पासवर्ड फाइल कंटेन अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर अकाउंट। ठीक है, जैसे हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, तो नॉर्मली उसको एक बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी रहेगी, बट नॉट एक्चुअल पासवर्ड। एक्चुअल पासवर्ड किसको पता है, सिर्फ हमें, है ना। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31। आपको आउटपुट बताना है एक प्रोग्राम का। हैश इंक्लूड आपको गिवन है, हैश डिफाइन स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, इंट मेन में a और b इज इक्वल टू वैल्यू गिवन है, b इज इक्वल टू 3, और a जहां पर a स्टोर कर रहा है स्क्वायर ऑफ b प्लस 2। ठीक है, प्रिंट आपको क्या करना है a। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं, समझते। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको डायरेक्टली आपको बताती हूँ, तो हमको b की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, तो b की वैल्यू 3, b प्लस b। देखो यहाँ पर अगर हम इसको ना ये नहीं बोल सकते, अगर मैं इसको ये बोलूंगी ना तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। स्क्वायर ऑफ दिस इज नॉट वी कैन से। ठीक है, इन जो इसने लिखा है और इसने जो लिखा है इसका मतलब बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 × 5। ठीक है, तो इसका आंसर 25 आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, b + 2 स्टार b + 2, यानी एक ही कोष्टक में रहेगा। तो जब आप 3 + 2 इंटू 3 + 2 करोगे तो पहले हमारी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, +3 + 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6 3 9 10 11, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर उसने बोला है स्क्वायर b + 2। ठीक है, सो दैट्स वाई कि हम इसको 2 बार लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई इसके बीच में लगाओगे। इसका स्क्वायर मतलब इसके पावर में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा इसके वर्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 25 भी आंसर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरफेस प्रोवाइड्स IO ट्रांसफर ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी यूनिट टू पेरिफेरल डिवाइस टर्म एस। आप जानते हैं कि हम हमारे इनपुट आउटपुट को डायरेक्टली कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, थ्रू DMA या फिर इनपुट आउटपुट। सीरियल इंटरफेस नहीं होता है और पैरेलल नहीं होता है। DMA के बारे में हमने पढ़ा है, जो CPU से रिक्वेस्ट करता है, जब CPU उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तब वो उसको सारा हैंड कंट्रोल दे देता है, एंड देन वो अपना जो ट्रांसफर है कर सकता है इजीली। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट बेस्ड। द फ्रेंड फंक्शन आर मेंबर फंक्शंस ऑफ फ्रेंड क्लास डायरेक्टली एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्लास। यस, फ्रेंड फंक्शन अपने आप में होता ही इसलिए है, मेंबर फंक्शन होता है जो डायरेक्टली प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है तो आपके घर आ सकता है ना। आपका घर प्राइवेट है, हर कोई नहीं आ सकता, लेकिन अगर आपका वो फ्रेंड है तो डेफिनेटली वो आ सकता है ना। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा थ्रू मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास। फ्रेंड फंक्शन कैन डायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट डेटा थ्रू मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, है ना। अगर वो बेस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है तो वो मतलब बेस क्लास के, अगर वो डिराइव क्लास का मेंबर फंक्शन है और वो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, है ना। देखो आप जानते हो कि मान लो कि आपका फ्रेंड है और वो आपके घर आता है, लेकिन क्या वो आपकी प्राइवेट चीजें मतलब छू सकता है, लाइक आपकी अलमारी हुई, या लाइक आपका पैसा हुआ, या फिर आपकी ज्वेलरी। सो दिस इज अबाउट कि उसकी अपनी एक कंडीशन है कि वो बहुत ज्यादा ही खास है, या फिर वो आपके घर आता जाता रहता है, या आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, देन आप अलाउ करोगे, है ना। सो दैट्स वाई कि हमारे पास ये रहता है कि बेस क्लास के जो फंक्शंस होते हैं, मतलब फ्रेंड फंक्शन बेस क्लास के प्राइवेट डेटा को मतलब एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड फंक्शन के बारे में, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In most general case, the computer needs to process each instructions with follow sequence of steps। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है फेच इंस्ट्रक्शन
फ्रॉम मेमोरी, आप पहले इंस्ट्रक्शन से मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे। सेकेंड आता है डिकोड, इसी को इंस्ट्रक्शन को आप डिकोड करोगे यानी समझने की कोशिश करोगे। थर्ड आप इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करोगे, है ना। फिर फोर्थ आप क्या करोगे, फेच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी, आप ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेंड करोगे मेमोरी से। और फिफ्थ आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हमारे इंसर्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है और एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेक्स ग्रुप एलोकेशन इज यूजफुल एज। तो इंडेक्स ग्रुप एलोकेशन इज यूजफुल, इट सपोर्ट बोथ सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस, आप जानते हैं, है ना। इंडेक्स मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि इंडेक्स हम इंडेक्सिंग उसको डायरेक्ट हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स, ठीक है। एंटायर ब्लॉक इज अवेलेबल फॉर डेटा, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि आप एंटायर ब्लॉक को डेटा के लिए अवेलेबल कर देते हो। इट डज नॉट रिक्वायर लोड्स ऑफ स्पेस फॉर कीपिंग पॉइंटर, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसको रिक्वायर होती है भाई, क्योंकि तुमने अगर इसने आपको पॉइंटर दिया है, क्योंकि आप इसको इंडेक्स दे रहे हो ना, मान लो आप इंडेक्स दे रहे हो, तो इन पॉइंटर को स्टोर करने के लिए भी अपने आप में एक पॉइंटर है, तो इनको स्टोर करने के लिए हमें बहुत सारी स्पेस की नीड होगी ना। तो ये डज नॉट रिक्वायर क्यों बोल रहा है, it requires a lot of square of keeping pointers, ठीक है। so this statement is wrong just because ये नोट है, ठीक है। no external fragmentation, तो this is true, है ना, यहाँ पे external fragmentation नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन, इन जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम द फिटनेस फंक्शन इज डिफाइन दिस, है ना, द गिवन पॉपुलेशन ऑफ 4 इंडिविजुअल आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सब में ये वैल्यूज पुट करके देखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखो पहली जो आपकी वैल्यू है एक्स की 1.5, फिर 2.0, 3.0 और 4.5, आप इन सबको रखोगे। आपने जब इसको वैल्यू पुट करी इस फंक्शन में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.5, 0, 1 और 6.5, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमको ये चेक करना है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू की मिल रही है, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मिल रही है, तो 6.5 है ना 4 के लिए। तो सबसे हाईएस्ट फिटनेस फंक्शन कितनी है, जो कि है 4.5 के लिए 6.5, ठीक है। मतलब हमारी सबसे हाईएस्ट अगर वो पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको मान लो यही चारों दिए जाते, तो आप क्या लगाते, 4.5, लेकिन आपको जो वैल्यू आपने क्लियर निकाली है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आपको कैलकुलेशन करेक्टली आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीट सफरिंग each frames begins and end with bit pattern in hexadecimal, तो आपको बस याद होना चाहिए कि OX7E, तो हेक्साडेसिमल पैटर्न का यही एक रूल है, ठीक है। बीट स्टफिंग को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट द बिट स्टफिंग, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है SDLC लेवल पे। बिट स्टफिंग एक टेक्निक होती है जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करती है, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बिट फ्लैग, ठीक है। इट डज नॉट अपेयर द डेटा ऑफ अ पोर्शन ऑफ फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स HTLC यानी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल एंड पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल बाइट ओरिएंटेड मोड, ठीक है। यहाँ पर आप बिट स्टफ को कैसे यूज करते हो, है ना, 0x7E, तो यहाँ पर 0, और ये मैंने आपको बताया था, स्पेशली मैंने आपको इसके बारे में मतलब मैंने, आप देख सकते हैं जब मैंने बीट स्टफिंग को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, HDLC के बारे में हमने डिस्कस किया, तो मैंने आपको ये वैल्यू बोला था कि याद करना है जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है ना। तो आप मेरी जो डेटा कम्युनिकेशन वाली सीरीज है वहां पे जब आप देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बना है, आपको यहाँ पे कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसकी पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है हेक्साडेसिमल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है आपको, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फॉर न्यूमा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको डायरेक्टली या तो फिर यहीं से देख लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आता है पहला स्टेटमेंट है, लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर यूज टू एक्सेस द रिमोट मेमोरी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड, है ना, आप लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो उसको एक्सेस करने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ सिंगल एड्रेस स्पेस विजिबल टू ऑल CPU, आप जानते हैं कि CPU के लिए एक सिंगल एड्रेस विजिबल होगा, है ना, क्योंकि सभी सेम वेरिएबल शेयर करते हैं। थर्ड आता है, एक्सेस टू लोकल मेमोरी स्लोअर देन एक्सेस टू रिमोट मेमोरी, तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉट ट्रू है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि न्यूमा के लिए नहीं, मतलब
कौन सा ट्रू नहीं है? तो यही ट्रू नहीं है, क्योंकि एक्सेस जब आप लोकल मेमोरी के लिए स्लोअर नहीं होता है, लोकल मेमोरी के लिए बहुत फास्टर होता है, लेकिन जब आप रिमोटली उसको लॉग इन करते हो ना तो वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और दैट्स वाई कि वो मोर लो, मतलब वो और स्लो होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। व्हेन एक्सेस टाइम टू रिमोट मेमोरी इज हाइडन द सिस्टम इज कॉल्ड एनसीन्यूमा। तो जब आप एक्सेस टाइम करते, मतलब एक्सेस टाइम to remote memory is hidden, the system is called NC-NUMA. So this statement is also wrong about this. In CC-NUMA coherent caches are present. तो this is true. थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है, आपको मैंने बता दिया है कि जो लोड इंस्ट्रक्शंस जो है आर यूज टू एक्सेस रिमोटली, ठीक है, ट्रू है ये। नेक्स्ट आपको जो सेकेंड वाला इनकरेक्ट जो हमने इनकरेक्ट दे रखा था हम उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो एक्सेस टू लोकल एंड स्लोअर देन द एक्सेस मेमोरी, इनकरेक्ट, न्यूमा सिस्टम एक्सेस द लोकल इज फास्टर, है ना, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि वो देखो वो क्या करती है, वो लोकली बिलोंग करती है, और जो हम इस रिमोटली की बात कर रहे हैं ये अलग रीजन पे बिलोंग करती है, ठीक है। When the access time to remote memory is hidden, the system is called NUMA. तो it is also incorrect. जब high latency of remote memory access is hidden, है ना, by caching or prefetching techniques is called a cache only memory architecture, comma, ठीक है, it is not a NC NUMA. So this is the definition of कोमा, ठीक है। तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो इस बार उसने एनसी न्यूमा से क्वेश्चन बनाया, नेक्स्ट टाइम आपसे कोमा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोमा, ठीक है। सो आपको बस ये सिस्टम जो स्टेटमेंट है ये याद होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इस स्टेटमेंट से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अगला है, हमको पता है ये सीसी नुमा मतलब कैशे कोहेरेंट नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो आपको इसके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ए सिस्टम बस इन विच डेटा आइटम इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग टाइम स्लाइस इज नोन एज एडवांस इन बोथ यूनिट सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड सिंक्रोनस बस। देखो क्या बोल रहा है, एक सिस्टम बस है जो डेटा आइटम को ट्रांसफर करती है ड्यूरिंग एक टाइम स्लाइस में, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं वो बहुत यूनिट के लिए करती है, क्योंकि देखो सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स पे ले जाएगी, ठीक है। लेकिन एक टाइम स्लाइस के दौरान, जैसे कि मान लो लाइक हमारी ट्रेन है, तो आप ट्रेन, आप जानते हैं कि आपको, अगर आप ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाती है, ठीक है। आप एज ट्रेन को मान लो सिंक्रोनस बस, ठीक है। तो वो हमें सोर्स से डेस्टिनेशन ले जाएगी, फिर डेस्टिनेशन से सोर्स तक भी ले जाएगी, करती है ना ट्रेन ऐसा। और एक टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं, क्योंकि हमारी मतलब एक फिक्स टाइम रहता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए हमें चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आपको मैच द कॉलम गिवन है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन से समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले SZA यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्किप इफ जीरो एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो इट इज प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रक्शन, जब हम अगर जीरो एक्यूमुलेटर होगा तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर AC इज जीरो, दिस इंस्ट्रक्शन वुड बी केस प्रोग्राम इज स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर हमको एक्यूमुलेटर जो है AC यानी एक्यूमुलेटर, अगर आपको वो जीरो मिलता है तो उस केस में वो क्या करेगा, डायरेक्टली स्किप करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेगा। क्लियर है। एस के आई यानी स्किप इफ इनपुट फ्लैग इज ऑन। हम स्किप कब करेंगे, जब इनपुट फ्लैग ऑन होगा। तो फ्लैग इज अ वैल्यू एक्ट एज अ सिग्नल फंक्शन और अ प्रोसेस। तो हमारा फ्लैग यहाँ पर ऐसे वर्क करेगा जैसे कि सिग्नल या फंक्शन या प्रोसेस के रूप में, ठीक है। सो दैट्स वाई की इंस्ट्रक्शन वुड बी स्किप, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर स्किप करेगा जब इनपुट फ्लैग हमारी ऑन होगी, ठीक है। तो एस के आई का फुल फॉर्म हो जाएगा स्किप इनपुट, है ना। नेक्स्ट आता है SN है, स्किप एक्यूमुलेटर इज नेगेटिव, है ना। N से आपको याद रखना है नेगेटिव, A से आपको सॉरी यहाँ पर आपको Z से याद रखना है जीरो, Z से याद रखना है जीरो, और I से याद रखना है इनपुट फ्लैग, ठीक है। तो नेगेटिव, एक्यूमुलेटर इज नेगेटिव। अगर हम स्किप कब करेंगे, जब हमको स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन द वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। और ISZ इंक्रीमेंट है ना, I आगे है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट एंड स्किप जीरो, और लास्ट में जीरो है, Z है, तो इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो। तो अपन क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, पहले इंक्रीमेंट बाय 1 करोगे, है ना, अगर जीरो मिलता है तो, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाओगे। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। SZA स्किप फ्लैग इज AC इज जीरो, मैंने आपको भी बताया, आपको है ना ऐसे याद रखना है। स्किप
इनपुट फ्लैग आई से मैंने आपको बताया कि आपको इनपुट फ्लैग इज ऑन SNA, ठीक है। तो आपको N से यानी कि नेगेटिव वैल्यू याद रखनी है, तो AC अगर नेगेटिव होगा तो, और आपको I से याद रखना है इनपुट N एंड स्कीप इट 0, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आपको उसमें डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, इन कंटेंट ऑफ अल्फा बीटा पेयरिंग इन अ गेम ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कट ऑफ प्रोसीजर। तो देख लेते हैं अल्फा बीटा प्यूरिंग से क्वेश्चन है। अल्फा बीटा प्यूरिंग जो होती है, कैन एलिमिनेट सब ट्रीज विद सर्टेनली व्हेन द वैल्यू ऑफ नोड एग्जिट बोथ अल्फा एंड बीटा बॉन्ड्स। अल्फा बीटा प्यूरिंग जो होती है वो एलिमिनेट करती है सब ट्रीज को, ठीक है, क्योंकि उनकी जो कुछ नोड की अपनी कोई वैल्यूज होती है सर्टेन, तो उसको वो अल्फा और बीटा की बॉन्ड से कंपैरिजन करेगी और फिर वो उसको एलिमिनेट करेगी, ठीक। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग का प्राइमरी पर्पस क्या हो जाएगा, सेव द कंप्यूटेशन टाइम, है ना। हम इसका यूज क्यों करते हैं, कंप्यूटेशन टाइम बचाने के लिए, बाय सर्चिंग फ्यूअर नोड्स इन द सेम ट्री। मतलब आप पूरा उसको ट्रेवल नहीं करोगे, आप कुछ कुछ नोड्स उसके एज्यूम कर लोगे एंड आप तब उसमें आगे बढ़ोगे फर्दर, क्योंकि यहाँ पर हमने यही चीज देखी फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा बीटा प्यूरिंग गारंटी दैट ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन ऑल केसेस एक्सप्लोरिंग द एंटायर गेम ट्री। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप इसमें गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल मतलब एंटायर गेम ट्री को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। आपने ऊपर पढ़ा कि हम इसमें कुछ फ्यूअर जो नोड्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। सो ये वाला बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। तो सी वाला हम ये नहीं कह सकते, अगर बी वाला ट्रू है तो सी वाला इसका ऑपोजिट है, गलत हो जाएगा। नाउ डी वाला, अल्फा बीटा bonds are initialized to negative and positive infinity respectively at the root node, ठीक है। सो दिस इज ट्रू कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव या इन्फाइनिटी हो सकता है रिस्पेक्टिवली एट द रूट नोड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द अल्फा बीटा प्यूरिंग, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो जो सी वाला ऑप्शन था वो गलत था, जस्ट बिकॉज इट डज नॉट शो एक्सप्लोरिंग द होल ट्री, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कभी भी जरूरत नहीं है, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब जमाओगे जब आपकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो देखो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, तो मेरे को ये दिख रहा है कि जब आप 7 की पावर 45 करोगे ना, तो यहाँ पर हम कोई डिवाइड नहीं कर रहे हैं, देखिए, लेकिन ऊपर वाले में हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डिवाइड करोगे तो वैल्यू घटती जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये आएगी, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर डी आएगी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो कि देखो आपकी यहाँ पर वैल्यू है 49 की पावर 16, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 17, तो जितना बड़ा नंबर है, ठीक है, और उतनी बड़ी वैल्यू है ना। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे भी 17 है, लेकिन यहाँ वैल्यू भी बड़ी है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू उससे छोटी आएगी, ठीक है। तो ए फर्स्ट पे हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 155, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2446, है ना। तो ये 2 की पावर कितनी ज्यादा जा रही है, आप देख रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा कि 2 की पावर अगर हम 10 11 भी करते ना तो वो 2000 के समथिंग कुछ जाती है, 246, है ना। तो इसीलिए इतनी ज्यादा मतलब 400 समथिंग वैल्यू, जितनी ज्यादा बड़ी पावर उतनी बड़ी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी बी इधर आएगी, ठीक है। ये भी आप अगर 446 और 45 को कंपैरिजन करोगे तो आपको डेफिनेटली छोटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये थोड़ा कुछ छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बी पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ए सी बी डी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, if the universal of disclosure is a set of integers then which one of the following is true। तो आपको बताना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको इसको डायरेक्टली बता देती हूँ। देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्टली हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पर अगर इंटीजर n है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर m, n और m इंटीजर है, और n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू m, तो यस दिस इज ट्रू, इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप n की वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो उसमें फिर अगर आप n की वैल्यू 1 भी लेंगे ना तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। तो वो कुछ भी कंडीशन के लिए ट्रू हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर सेम आप m और n को इंटीजर लेंगे तो आप ये होल्ड करेगा ट्रू पे, ठीक है। थर्ड के लिए भी सेम है एज इट इज, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हैं, लेकिन फोर्थ के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक mn चल रहा था, लेकिन अब इसने पर्टिकुलर 6 दे दिया है, और आप इन दोनों का जब भी स्क्वायर करेंगे ना तो आपको कभी 6 नहीं मिलेगा, ठीक, या तो 5 मिल रहा है या 8 मिल रहा है, तो 6 नहीं मिल रहा है, और हर बार तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर सम केसेस के लिए बोला है तब भी हमको 6 नहीं मिलेगा, सो दैट्स वाई कि ये वाला ऑप्शन
रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको क्या दे रखा है, आपको फिर से फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है, तो जब भी फिक्स्ड वैल्यू देना वी कांट से अबाउट दिस। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने की मैं सबसे बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी आपको यूनिवर्सल ऑफ डिस्क्लोजर में कुछ एम एन लाइक वैल्यू दे रहा है और वो इंटीजर्स बोल रहा है, तो वी कैन एज्यूम कि दैट कुड बी ट्रू। ठीक है, लेट इफ अगर वो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है लाइक 6 एंड आपने देखा है पे एम की वैल्यू उसने फिक्स्ड कर दी, एम की वैल्यू 1 कर दी, तो इट वुड बी पॉसिबल कि है ना वो कभी भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, सो हमारा ए बी और सी ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट, हम देख लेते हैं। तो डेंस इंडेक्स हैज इंडेक्स एंट्रीज फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन द डेटा फाइल। डेंस इंडेक्स जो एक ऐसा इंडेक्स होता है जहां पर हर एक सर्च की है ना डेटा फाइल्स में मिलती है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब हम जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उनको देखते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ डेटा फाइल इज नोन एज एक्टर रिकॉर्ड, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। Searching is harder in B plus tree than B minus tree as well as the all external node link to each other. So this is also wrong. ठीक है, in extendable hashing the size of directory in search of array of 2 की power d minus 1 where d is global depth. So this is statement is also wrong. थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो जो हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट था लेकिन जो रॉन्ग थे उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड इन ईच ब्लॉक डेटा फाइल इज नॉट नोन एज एक्टर रिकॉर्ड, इट सीम्स टू बी कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस। ठीक है, सर्चिंग इज हार्डर बी प्लस ट्री देन बी माइनस ट्री एज ऑल द एक्सटर्नल नोड्स लिंक्स टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज नॉट लाइक दैट, इन फैक्ट बी प्लस ट्री आर ऑफन प्रेफर्ड ओवर बी माइनस ट्री, है ना। बी प्लस ट्री अक्सर क्या प्रेफर करती है, बी माइनस ट्री को, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली ट्रेवर्स कर लेती है इंडेक्सिंग के थ्रू, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली डेटा हमको मिल जाते हैं। ठीक, इन एक्सेस टेबल हैशिंग द साइज ऑफ डायरेक्टरी इज जस्ट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी स्टैंड है ग्लोबल डेप्थ। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये गलत है, नॉट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग, हमको ये दे रखा है जॉइंट डिपेंडेंसी, है ना। आपको एस आई सी और वाई के अंदर आपको दे रखे हैं, मतलब दो टेबल है एक्स और वाई और दोनों के अंदर अपने अपने एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कॉलम दे रखे हैं एस पी डी। ठीक है, तो आपको बताना है राइट ज्वाइन, ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन। तो अगर हम राइट आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो देखो हमारे पास जो राइट है ना, ये राइट वाले एलिमेंट सारे एग्जिस्ट करने चाहिए और बाकी सारे एग्जिस्ट ना भी करे तो भी चलेगा। तो देखो मैं आपको इसको डायरेक्टली बता देती हूँ कि हमारे सारे देखो राइट वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। लाइक एस को देखो तो एस है, ठीक है, इसके जे है बी आर ए, जे बी आर ए, ठीक है, लेकिन इधर एस में जे बी आर टी है, तो देट इज नो नीड टू टी जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमको ये वाले एलिमेंट चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल फॉर अस, यहाँ के अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एस आई की बात करते हैं, हमको दोनों टेबल को ज्वाइन करना है ना, चाहे फिर वो नल वैल्यूज आए। तो अगर जे है तो उसकी जगह 1 लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। बी है तो उसकी जगह 2 लिख देंगे, ठीक है, और आर है तो उसकी जगह 3 लिख देंगे। लेकिन ए नहीं है इस टेबल में तो ए की जगह हम लिखेंगे नल वैल्यू। क्लियर है। सेम सी के लिए हम लिखेंगे एम एन एच, लेकिन यहाँ पर जी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू है ही नहीं, नल लिखेंगे। ठीक है, और पी डी आप ऐसे कैसे लिखोगे, एज इट इज। ठीक है, तो ये पूरा आपको दिख जाएगा बिल्कुल एज इट इज आया है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, ए की तो ए एच वन और एम डी, ठीक है, और बाकी आर के लिए एच गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, डी वन और डी सी, तो ये सारे स्टेप से हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का कंप्रीहेंसिव का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विच इज द नंबर ऑफ टपल्स बाय अप्लाइंग राइट आउटर जॉइन। अभी आपने निकाला एंड वाई इज देयर, तो आप जानते हैं 4, अभी हमने राइट आउटर जॉइन निकाला तो उसमें हमको 4 टपल्स मिले थे। क्लियर है ना। आप कितने अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 4 ही टपल्स हमारे पास होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टपल्स बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन। यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो देखो राइट आउटर ज्वाइन निकालो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ टपल्स इज इक्वल टू
राइट आउटर जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में भी 4 ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टपल्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो अभी आपने देखा 4 और 4 दोनों में कितने टपल्स आ रहे थे, 4 और 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइन इज यूज टू गेट ऑल द टपल्स रिलेशन एक्स एंड वाई विथ नल वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब हम एक्स और वाई को मतलब ज्वाइन करते हैं तो हमें नल वैल्यूज कब मिलती है, हम जब उसको फुल आउटर ज्वाइन से ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उसको फुल आउटर ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी नल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिस्ट हमको दे रखी है, प्रोपोजिशन और डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म गिवन है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हम इसको डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लाइक ए पी है ना, कंजक्शन डिसजंक्शन पी है ना, पी इम्प्लाइज क्यू। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन मैच होगा इससे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। अगेन डी के लिए आपको पी कंजक्शन क्यू मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे सी वाले को, पी नेगेशन तो आप जानते हो, हम इसकी वैल्यू तो इजीली जानते हो, तो आप सी से भी इसको मैच कर सकते थे, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और लास्ट पी वी क्यू, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।